बड़े बंगले की छत पर सब्जी उगाने वाली गंवार बहू। अरे भाई, तुम लोग तैयार हुए कि नहीं? माना कि हम लोग बड़े बंगले के लोग हैं, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि लोगों की शादी में देर से पहुंचेंगे। हाँ माँ जी, आ गए हम। वरुण, जल्दी जाकर गाड़ी निकालो। और ये क्या काजल, तूने आज पर पतले कपड़े पहन लिए, बाहर इतनी ठंड हो रही है और तू हीरोइन बनकर जा रही है। इतना बोलकर पूरा परिवार बंगले से बाहर निकलता है। वरुण जब गाड़ी निकाल रहा होता है तो ठंड की वजह से सभी कांप रहे होते हैं। क्या माँ, गाड़ी निकालने के बाद मुझे बुलाती, इतनी ज्यादा ठंड लग रही है बाहर। मैं तो कहती हूँ बंगले के बाहर एक छोटा सा कमरा बनवा दो जहाँ बैठने की जगह हो। इतना बड़ा बंगला है, चारों तरफ से खुला है, हर जगह से हवा लग रही है। देवर जी, जल्दी गाड़ी निकालिए। कुछ देर में वरुण गाड़ी बाहर निकालता है और पूरा परिवार एक साथ बैठकर बंगले से दूर एक छोटे से गांव में जाता है। वहां उमा अपने पूरे परिवार के साथ बहन के पोते की शादी का मजा लेती है। इसी शादी में उसे उसकी बचपन की दोस्त विमला मिलती है। अरे उमा, ये तू ही है? कभी सोचा नहीं था कि हम दोनों दोस्त जवानी के बाद अब बुढ़ापे में मिलेंगे। सोचा तो मैंने भी नहीं था विमला। बहुत खुशी हो रही है आज तुझसे मिलकर। तेरे बहू बेटे के कितने बच्चे हैं? उनकी बच्चों की शादी हुई या नहीं? कहाँ उमा, तू तो शादी करके शहर के बड़े बंगले में चली गई और अच्छी जिंदगी जी रही है। पर मेरी शादी तो गरीब घर में हुई थी ना, मेरे बच्चे भी गरीब रहे। मेरा तो बेटा भी अब इस दुनिया में नहीं रहा। मुझ गरीब पर तो ऐसा दुखों का पहाड़ टूटा कि तुझे क्या बताऊं। मेरी गरीब बहू और मैं, हम मेरी पोती को अच्छे से पढ़ा भी नहीं सके। और तू तो जानती है ना, अब लोगों को पढ़ी लिखी लड़की चाहिए और मेरी पोती से 12वीं कक्षा पास है, उसकी शादी भी नहीं हो रही। पता नहीं कौन उसका हाथ थामेगा। वैसे मैंने सुना है कि तेरे 2 पोते हैं, उन दोनों की शादी हो गई क्या? बिल्कुल सही सुना तूने। मेरे दोनों ही पोते बहुत अच्छे हैं। एक पोते की तो शादी भी हो गई और दूसरे के लिए मैं लड़की ढूंढ रही थी, पर लगता है अब लड़की की तलाश भी खत्म हो गई है। मैं तुझे 1-2 दिन बाद आकर मिलूंगी, तू मुझे अपना नंबर और घर का पता दे दे। विमला को उमा की बात ठीक से समझ नहीं आती, पर फिर भी वो उसे अपना नंबर और घर का पता दे देती है। कुछ देर में शादी खत्म हो जाती है और उमा अपने पूरे परिवार के साथ घर आती है। पूरा परिवार बंगले के बाहर खड़ा होता है और उन्हें चाबी नहीं मिल रही होती है। अरे कितनी बार बोला है तुम लोगों से कि एक चाबी घर के नौकर को दे दो। ऑटोमेटिक दरवाजा है, हमने चाबी घर में छोड़ दी और खुद सबके सब बाहर निकल गए। अब इतनी रात को चाबी बनवाने वाले को कहां से बुलाऊं? कितनी ठंड हो रही है। अरे तुम सभी लोगों के पास दिमाग ही कहाँ है? इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मैं अपने छोटे पोते की शादी किसी गांव की लड़की से करवाऊंगी। मेरे जाने के बाद कोई तो हो जो इस घर को संभाल सके। आशा बहू, गमला हटा, उसके नीचे रखिए मैंने एक एक्स्ट्रा चाबी। उमा की बात के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलता, इसलिए आशा बंगले के बाहर रखा गमला हटाकर चाबी उठाती है। उसके बाद वो लोग अपने बंगले का बड़ा दरवाजा खोलकर अंदर आते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और उमा मौका देखकर वरुण की शादी की बात छेड़ती है। विनोद, देख ले बेटा, तूने और बहू ने अपनी एक बार मनमानी कर ली। ऐसी शहरी बहू लेकर आया जो घर के किसी भी काम में हाथ नहीं बटाती। माना कि घर में नौकर हैं, पर बहू की भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है ना। मेरी बचपन की दोस्त है विमला, उसकी पोती है पूजा। मैं अपने पोते की शादी उसी से करवाऊंगी। क्या दादी जी, आप तो बस पीछे ही पड़ गई हैं। हमारे घर में सब पढ़े लिखे हैं। अब क्या आप गांव के अनपढ़ को इस घर की बहू बनाएंगी? हाँ दादी जी, आप देवर जी की शादी करवा रही है, एक बार उनसे तो पूछ लीजिए। मुझे नहीं लगता कि देवर जी किसी गांव की अनपढ़ लड़की से शादी करेंगे। अरे किसने कहा कि मैं किसी गांव की लड़की से शादी नहीं करूंगा? अगर मेरी दादी ने मेरे लिए कोई लड़की पसंद की है तो उसमें कुछ अच्छा ही होगा ना। दादी, आज तक मैं आपकी मर्जी के खिलाफ नहीं गया, तो आज कैसे जा सकता हूँ? आपने मेरे लिए जो लड़की पसंद करी है मैं उसी से शादी करूंगा। वरुण शादी के लिए हाँ कर देता है, इसलिए अब कोई कुछ नहीं कर पाता। समय निकलता है और उमा, आशा, विनोद और वरुण के साथ लड़की वाले के घर रिश्ता लेकर जाती है। तूने तो साबित कर दिया है कि तू ही मेरी सबसे अच्छी दोस्त और हमारी बचपन की दोस्ती बुढ़ापे तक चली। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि अब मेरी पोती तेरे घर की बहू बनेगी। तूने तो मुझ पर एहसान कर दिया। अरे अरे विमला, इसमें एहसान कैसा? मुझे तो अपने घर के लिए ऐसी समझदार बहू चाहिए और तेरी पूजा बहुत समझदार है। अब जब लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर ही चुके हैं तो क्या हम अगले ही महीने की शादी की तारीख डाल दें? उसके बाद कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। बिना कोई देरी किए उमा अगले महीने की शादी की तारीख डाल देती है। समय गुजरता है और शादी के दिन नजदीक आने लगते हैं। वहीं उमा अपनी मर्जी से पूरी हवेली को अच्छे से सजवाती है। वहीं हवेली के बाहर हवेली सजाते हुए, अरे विकास, देखना जरा, ये क्या काम कर रहे हैं? ना इस दीवार की सफेदी हुई है, ना हवेली के बाहर जो खम्बे लगे हैं उनकी अच्छे से सफेदी हुई है। मुझे इन सब पर लाइट और फूलों की माला टंगी हुई चाहिए।
सफेदी वाले भैया, जरा अच्छे से सफेदी कीजिए, हमारी पूरी हवेली चमकनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि शादी में जो भी आए सब ऊपर से लेकर नीचे तक हमारी हवेली को ही देखें। अरे बड़े मालिक, चिंता मत कीजिए, सब कुछ कर दिया है। कल से आप अपनी हवेली को सजाना शुरू कर देना। बस ये 24 खंबे और बाकी हैं, आज पूरा हो जाएगा। और मैं तो कहता हूँ आगे की दीवारों पर जो भी सजाना है, पर्दे चुन्नी जो भी लटकाना है, लटकाना शुरू कर दो। सफेदी वाला अपना काम खत्म करके वहां से चला जाता है, जिसके बाद हाथों में कुछ फूल की लड़ियां और पर्दे वाला डेकोरेशन का सामान लेकर आता है और एक के बाद एक सभी दीवारों को सजाना शुरू कर देते हैं। अब कोई पर्दे लगाता है तो कोई दीवारों पर लड़ियां लटकाने लगता है। अरे भैया, ये दीवार पर कैसे पर्दे लगा रहे हो? 3-4 तरह के पर्दे लगा दो। अरे हाँ भैया, आप जितने पर्दे बोलोगे मैं तो उतने लगा दूंगा, बस आप रंग बताइए। क्या भैया, आप भी शादी में इतने खुश हो रहे हैं? हमारे घर में सब पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं। गांव की वो अनपढ़ बहू आएगी तो हम कैसे अपने दोस्तों को घर पर बुला पाऊंगी? अरे तू क्यों इतनी परेशान हो रही है? जिसकी बीवी है जब उसे ही परेशानी नहीं है, और जब लोग उसका मजाक बनाएंगे ना तब उसे अपनी गलती का एहसास होगा। हमें क्या है, शादी एक बार होती है, अच्छे से मजा कर। इस शादी को लेकर उमा जितनी ज्यादा खुश थी, घर के लोग उतने ही ज्यादा चिढ़े हुए थे, पर फिर भी हर कोई शादी का मजा लेता है। कुछ दिन में पूजा शादी करके अपने ससुराल आती है और जब उसकी गाड़ी हवेली के बाहर रुकती है तो वो बाहर से पूरी हवेली को देखती है। कितनी सुंदर और बड़ी हवेली है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसी बड़ी हवेली की बहू बन पाऊंगी। मैं कहाँ, गांव में रहने वाली एक गरीब लड़की। भगवान मेरा साथ देना। बहू तू मेरे साथ चलो। और ये घर के सारे नौकर कहाँ मर गए? मैंने उनसे कहा था ना हवेली के बाहर 2 लाइन लगाकर खड़े हो जाए और जब बहू अपना गृह प्रवेश करे तो उसके ऊपर फूल गिराए। जा घर के नौकरों को बुलाकर लाओ और अपनी माँ को बोल बहू का गृह प्रवेश करने। काजल तुरंत हवेली के अंदर जाती है और अपनी माँ को बुलाकर लाती है। तो वहीं बंगले के बाहर 2 लाइन में नौकर खड़े हो जाते हैं और जब पूजा हवेली के अंदर जाना शुरू करती है तो हवेली के ऊपर से सबके ऊपर फूल गिरते हैं। पूजा सिर उठाकर बंगले को देखती है जहां छत से कुछ नौकर उसके ऊपर फूल गिरा रहे होते हैं। अरे कैसा लगा तुम्हें ये सब? दादी जी ने खास तुम्हारे लिए करवाया है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा स्वागत इतने अच्छे से होगा। गांव में तो आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा कि किसी का गृह प्रवेश ऐसे भी हुआ हो। इतना बोलकर पूजा बंगले के दरवाजे पर खड़ी होती है जहां आशा अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाती है। सभी लोग काफी ज्यादा थक चुके थे, इसीलिए सब अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं। वहीं वरुण के कमरे में पूजा। इतना बड़ा बंगला और इतना सुंदर भी है, पर मैंने पूरा बंगला नहीं देखा। तुम एक बार मुझे हमारा बंगला दिखा दो ना। अरे इतनी रात में तुम्हें बंगला देखना है? अब तो तुम इसी बंगले की बहू हो, कल भी देख सकती हो। पर चलो कोई बात नहीं, अब तुमने इतने प्यार से मुझसे कहा है कि मैं तुम्हें पूरा बंगला दिखाई देता हूँ। वरुण पूजा को अपने साथ हॉल में ले जाता है। हॉल दिखाने के बाद वो डाइनिंग रूम दिखाता है, फिर वो उसे रसोई में ले जाता है। इतनी बड़ी रसोई? मैं कल इस रसोई में अपनी पहली रसोई करूंगी। इतना बड़ा तो हमारा घर भी नहीं है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, हमारे बंगले की छत तो इससे भी बड़ी है। और तुम्हें पता है, नौकरों से कहकर दादी ने तो छत पर पूरा बगीचा बना रखा है। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। पूरा बंगला घुमाकर वो सीढ़ियों से छत पर ले जाता है और पूजा अपने बंगले की बड़ी सी छत देखती है। छत पर चारों तरफ गमलों से फूल लगे थे, जिसे देखकर वो काफी खुश होती है। अरे इतने छोटे छोटे गमले में इतने सुंदर सुंदर फूल। सही कहती है माँ, पेड़ पौधों को बस अच्छी मिट्टी और देखभाल मिल जाए तो वो छोटी सी जगह में भी खिल जाते हैं। आपको पता है, गांव में तो सब्जियों की मैं खेती करती थी और हमारा खेत बंगले की छत से भी बड़ा था। छत पर फूलों का बगीचा देखकर पूजा को अपने मायके के सब्जियों के खेत याद आते। तभी उसे अपनी माँ की आवाज याद आती है। अरे शाम हो गई है, तेरी दादी तेरी राह देख रही होंगी। अगर सब्जी तोड़ ली है तो चल घर चल। हाँ हाँ माँ, चल रही हूँ। वैसे माँ, मैं जानती हूँ कि मेरी शादी नहीं हो रही, इसीलिए तुम बहुत परेशान हो, पर मैं तुम्हें अपनी इच्छा बता देती हूँ। लड़का जैसा भी हो चलेगा, पर उनके पास जमीन जायदाद होनी चाहिए ताकि मैं वहाँ पर सब्जियों की खेती कर सकूँ। आपको पता है ना कि ये पापा की आखिरी निशानी है और पापा चाहते थे कि मैं सब्जियों की खेती करती रहूं, पर तेरे पापा तो तुझे किसान बनाना चाहते थे। उनका तो शौक था कि तू खेती करे। हम तो तुझे पढ़ा नहीं सके और बेटा हम गरीब हैं। तेरे पापा के सपने तो कभी पूरे नहीं कर पाएगी, इसीलिए जैसा घर परिवार मिले वहाँ खुद को ढाल लेना। अपनी माँ की बात को सोचकर पूजा चुप हो जाती है और तभी वरुण उसे हिलाते हुए कहता है, अरे क्या हुआ, तुम दुखी क्यों हो गई? अरे माना कि तुम यहाँ बंगले में सब्जियों की खेती नहीं कर सकती, पर दादी जी ने तो जो फूलों का बगीचा बना रखा है उसकी तो देखभाल कर ही सकती हो ना। तुम्हारे पापा को ये देखकर भी खुशी मिलेगी। हाँ, हम नीचे चलते हैं। यहाँ बहुत ठंड लग रही है, खुली छत है, चारों तरफ से हवा आ रही है।
मैं कमरे में हीटर चला दूंगा, तुम आराम कर लेना। देखते ही देखते सुबह हो जाती है और पूजा अपनी पहली रसोई करने के लिए रसोई में जाती है, जहां उसे गैस स्टोव चलाना समझ में नहीं आता। और तभी घर का एक नौकर उसके पास आता है। अरे क्या हुआ छोटी मालकिन, कुछ चाहिए क्या? बड़ी परेशान लग रही हैं आप। नहीं नहीं, चाहिए तो कुछ भी नहीं, सारा सामान तो सामने ही रखा है, पर मुझे ये वाला गैस स्टोव जलाना नहीं आता। मुझे मिट्टी का चूल्हा चाहिए, और अगर मिट्टी का चूल्हा नहीं है तो गैस सिलेंडर दे दो ना। आज मेरी पहली रसोई है, मैं इसे खराब नहीं होने देना चाहती। ये वाला गैस स्टोव मैं बाद में चलाना सीख जाऊंगी। अरे कोई बात नहीं छोटी मालकिन, बंगले के बाहर एक छोटा सा घर है हम नौकरों का, हमारे पास गैस सिलेंडर रखा हुआ है, मैं अभी आपको लाकर दे देता हूँ। रामू तुरंत बंगले से बाहर जाता है और अपने छोटे से घर से सिलेंडर और गैस स्टोव लेकर पूजा को देता है। उसके बाद पूजा खाना बनाना शुरू करती है, और जब वो रसोई में काफी सारी सब्जियां देखती है तो हैरान रह जाती है। अरे ये क्या है, यहाँ तो हर तरह की सब्जी है, मटर, गोभी, आलू, टिंडे, लौकी, भिंडी, सब कुछ। वो सब्जियां भी हैं यहाँ पर जो सिर्फ गर्मियों में मिलती हैं। वो तो मिलेंगी ही ना, ये तुम्हारा गांव थोड़ी ना है जहाँ मौसम के अनुसार खेती की जाए। और हाँ, मैं तुम्हें यहाँ ये बताने के लिए आई थी कि 8 बजे तक सभी को नाश्ता चाहिए होता है। 6 बज चुके हैं, जल्दी काम शुरू करो। हाँ दीदी, बस बनाने ही जा रही थी, पर ऐसा मत बोलो कि हम मौसम के हिसाब से ही सिर्फ सब्जी उगाते हैं, बल्कि ऐसा बोलो कि मौसम के हिसाब से सब्जियाँ खाना ही सेहत के लिए अच्छा होता है। अच्छी बात है कि यहाँ हर तरह की सब्जियाँ मिल जाती हैं, पर चीज सीजन के हिसाब से ही अच्छी लगती है। पूजा की बातें सुनकर एक बार फिर सपना मुंह बनाकर चली जाती है। सब्जी काटते हुए पूजा को अपने मायके की सब्जी की खेती याद आती है। माँ देखो, इस बार मैंने कितने अच्छे से सरसों की खेती करी है, कैसे हमारा खेत पीला पीला चमक रहा है। बहू, अगर मेरा बेटा जिंदा होता ना तो अपनी बेटी को सब्जियों की खेती करता, बहुत खुश देखता। वो भी यही चाहता था कि उसकी बेटी उससे भी ज्यादा बड़ी किसान बने। बेटा, तेरे पिता बहुत अच्छे किसान थे। वही अलग बात है कि बेचारे हम किसान दूसरों का पेट भरते हैं पर खुद गरीब रहते हैं। अपनी दादी की बातों को सोचकर पूजा खाना बनाना शुरू करती है और खुद से कहती है, किसान चाहे कुछ भी कर ले, उसकी कद्र किसी को नहीं होती, पर मुझे अपने पापा की फिक्र है। काश कि मैं यहाँ पर भी सब्जियों की खेती करके इन लोगों को दिखा पाती कि खेती कितनी जरूरी है। अब कुछ ही देर में पूजा अपनी पहली रसोई में मिक्स वेज, दाल, 2 तरह की सब्जी, रोटी, पराठे, चावल जैसे पकवान बनाकर घर वालों को खाने के लिए देती है। अरे वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि गांव की लड़कियां भी शहरी लड़कियों की तरह इतना अच्छा खाना बनाना जानती हैं। पापा, गांव की लड़कियों को खाना बनाने के अलावा और सिखाया ही क्या जाता है? अगर ये काम इनसे अच्छे से ना हो सके तो इनकी शादी भी ना हो। दादी जी, पता नहीं क्या देखकर आपने इस लड़की को इस घर की बहू बना दिया। माना कि खाना बनाना जानती है, पर आपको तो पता है सब्जी देखकर ये कैसे रिएक्ट कर रही थी। और एक बात और, आपको पता है इस गांव की लड़की ने नौकर से गैस सिलेंडर मांगकर उसी गैस सिलेंडर पर खाना बनाया है। तो क्या हो गया दीदी, क्या नौकर इंसान नहीं है? और रही रसोई की बात, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं जो मुझे नहीं आती चलानी। दादी जी, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं सीख जाऊंगी। हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं, थोड़ा क्यों, पूरा मौका मिलेगा। और तुम लोग खबरदार, मेरी बहू को फिर किसी ने अनपढ़ या गाँव की गवार कहा तो। जब घर के लोग पूजा को अनपढ़ कहते हैं तो उमा अपनी बहू का पूरा साथ देती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन उमा अपने पौधों को पानी देने के लिए छत पर जाती है, जहां पूजा पौधों में खाद देते हुए उमा से बातें करती है। आपको पता है दादी, मेरे पापा चाहते थे कि मैं फार्मिंग का कोर्स करूं और बहुत अच्छी किसान बनूं और अपने गांव के हर किसान को बताऊं कि सही तरीके से कैसे खेती की जाती है। पर यहाँ पर आपका बगीचा देखकर मुझे पता चला कि आप तो मुझसे भी तेज हैं खेती करने में। काश कि मैं सब्जियों की खेती कर पाती। अरे बहू, मैं तो तुझे इसकी परमिशन दे दूं, पर तेरी वो जो सास है ना, उसको नहीं पसंद। सब्जियां देखेगी ना छत पर तो कहेगी कि जंगल उग गया है, इसीलिए तू इन्हीं से अपना मन बहला ले। और वैसे भी यहाँ पर सब्जी उगाकर क्या ही सर दर्द लेना। यहाँ पर बड़ी बड़ी मार्केट है, दुकान है, मॉल है। जब भी कोई सब्जी खत्म होती है, विकास या वरुण जाकर ले आते हैं। उमा की बात सुनकर पूजा चुप हो जाती है और खेती के विषय पर और बात नहीं करती। इसी तरह कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और एक दिन पूजा की दादी और माँ काफी सारी सब्जियां लेकर उसके ससुराल आती है। वो लोग जैसे ही हवेली के पास पहुंचते हैं, बाहर से बड़ी सी हवेली देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। माँ जी, ये बंगला तो बहुत बड़ा है, पता नहीं मेरी बेटी कैसी रहती होगी। यहाँ तो एक भी सब्जियों का खेत नहीं है और उसकी तो जान बसती है सब्जियों की खेती में। उसको तो बहुत पसंद है सब्जियों की खेती करना। मुझे पता था कि मेरी दोस्त के बंगले में सब्जियों की खेती नहीं होती, इसीलिए मैं इतनी सारी गांव की देसी सब्जियां लेकर आई हूँ ताकि मेरी पोती ताजी सब्जी खा सके।
विमला अपनी बहू को तो दिलासा देती है, पर उसकी नजर बंगले से नहीं हटती और वो जब तक बाहर खड़ी रहती है ऊपर से लेकर नीचे तक बार बार बंगले को ही निहारती है। कुछ ही देर में दोनों बंगले के अंदर जाती हैं, जहां पूजा अपने माँ और दादी का अच्छे से ख्याल रखती है और उनकी लाई हुई सब्जियों को ऐसे ही रसोई में जाकर स्लैब पर रख देती है। कुछ देर में जब आशा और सपना रसोई में जाती हैं तो स्लैब पर बिखरी मिट्टी वाली सब्जियां देखकर उनका मुंह बन जाता है। पता नहीं किस गांव की अनपढ़ से पाला पड़ गया है हमारा, इसीलिए मैं नहीं चाहती थी कि गांव की कोई लड़की इस बंगले की बहू बने, पर माँ जी हैं जो किसी की सुनती ही नहीं है। हाँ, दादी जी की बात रखने के चक्कर में देवर जी ने तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। माँ जी एक बार रसोई की हालत देखिए, इन सब्जियों में कितनी मिट्टी जमी हुई है, पूरी रसोई गंदी हो गई है। रसोई में बिखरी सब्जियां देखकर आशा का गुस्सा बहुत बढ़ जाता है। कुछ देर में जब पूजा के घर वाले वहां से चले जाते हैं तो आशा अपनी बहू पर भड़कना शुरू करती है। बहू, तुम्हारे माँ दादी का तो समझ में आता है कि वो तुम्हारी तरह सीधे साधे हैं, पर तुम्हें तो यहाँ आए 1 महीने से ऊपर हो गया। क्या अब तक तुम्हें अकल नहीं आई? तुमने किस तरह पूरी रसोई में सब्जी फैला रखी है। इस कबाड़ को बाहर भी तो रखा जा सकता था ना, पूरी रसोई गंदी कर दी तुमने। माँ जी वो खेत की सब्जियां हैं, खेत की सब्जियों को कबाड़ मत कहो। कबाड़ वो सब्जी है जो आप बाजार से लाती हैं। देख लो माँ, आपकी गांव की भोली बहू कैसे जुबान चला रही है। इनको लगता है कि इनकी खेत की लाई हुई सब्जियां हमारी बाजार की लाई हुई सब्जियों से ज्यादा अच्छी हैं। हाँ बिल्कुल हैं, और मैं ये साबित कर सकती हूँ। मुझे आप बस 2 महीने दीजिए, उसके बाद देखना कैसे मैं बंगले की छत पर सब्जी की खेती करती हूँ, और मैं ये साबित कर सकती हूँ कि आप जो बाहर से सब्जियां लाते हो वो खेत की सब्जियों के सामने कुछ नहीं है। अरे ठीक है, अगर तुम्हारी यही गलत फहमी है तो एक काम करो, यहाँ पर तुम खेती करके देख लो। अपने आप तुम्हें पता चल जाएगा कि शहर और गांव की खेती में कितना फर्क होता है, और यहाँ के लोगों को बाहर की सब्जियां पसंद है, न कि खेत की। पूजा को अपने घर वालों से बंगले की छत पर खेती करने की परमिशन मिल जाती है और वो बिना कोई देरी किए वरुण से काफी सारी मिट्टी मंगवाती है और छत पर अकेली 2 साइड पर क्यारियां बनाती है और उसमें मिट्टी भरकर उसमें कुछ खाद, जरूरी मिनरल और सब्जियों के बीज डालती है। बहू बेकार मेहनत कर रही है, शहरी मिट्टी अच्छी नहीं होती, यहाँ पेड़ पौधे उग जाते हैं, वही बहुत बड़ी बात है। सब्जियों की खेती करना और छोटे मोटे पौधे उगाने में फर्क होता है। माँ जी, भले ही मैंने फार्मिंग का कोर्स नहीं किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे खेती करनी नहीं आती। थोड़ी बहुत खेती करनी तो मैं भी जानती हूँ। आप बस 2 महीने देखना कैसे 2 से 4 महीने के अंदर हमारे छत पर सब्जियां उगती हैं, और इस जगह में मैं गाजर, पालक, मिर्च, टमाटर जैसे पौधे उगा रही हूँ। पूजा हिम्मत नहीं हारती और पौधे लगाकर हर रोज सुबह जल्दी उठकर उनकी देखभाल करती है। खाली समय में वो उनसे बातें भी करती है। वहीं बढ़ती ठंड की वजह से आशा के घुटनों का दर्द भी बढ़ जाता है और उमा भी अब बीमार रहने लगती है। साथ ही जब भी विनोद बाहर से घर आते हैं तो उन्हें सर्दी लग जाती है, और इस सब से सपना को कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं पूजा वो लोग इस हालत में देखकर उदास हो जाती है। और वहीं पूजा, माँ जी, दादी जी, आप दोनों ये काढ़ा पी लो, और माँ जी मैंने आपके पैरों की मालिश करने के लिए तेल बनाया है। देखना, मैं 1 महीने तक तेल से आपके पैरों की मालिश करूंगी और आपका सारा दर्द खत्म हो जाएगा। अरे लगता है मुझे निमोनिया हो गया है, कितनी ज्यादा ठंड लग रही है। अरे डॉक्टर जो दवाई दे रहा है उससे भी आराम नहीं पड़ रहा। विनोद की बात सुनकर पूजा तुरंत रसोई में जाती है और थोड़ा सा पानी गर्म करके उसमें कुछ लौंग और अदरक डालकर अपने ससुर को भाप देने के लिए कहती है और साथ ही अपनी सास के पैरों में मालिश करने लगती है। पापा जी, आप एक बार इसकी भाप ले लीजिए ना, और जो दवाई डॉक्टर ने दी है वो भी समय पर लेते रहना। देखना 2 दिन में आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और माँ जी, आप भी देखना 10 दिन में कैसे आपका दर्द ठीक होता है। देखा बहू, मैंने तुझे कहा था ना कि मेरे बाद भी कोई होना चाहिए जो इस घर को संभाल सके। अब मेरी उम्र हो गई है, जो काम मैं करती थी वही काम मेरी पूजा बहू कर रही है। उमा की बात को सुनकर कोई कुछ नहीं कहता। वहीं घर के सारे काम खत्म करके पूजा छत पर जाती है और अपनी सब्जियों की खेती पर ध्यान देती है। अरे वाह, मेरी सब्जी में तो फूल भी आने लगे, बस कुछ दिन और। वहीं कल्पना छत पे झाड़ू लगाती है और पूजा पौधों में पानी देती है। पूजा बहन, तुम अनोखी हो इस शहर में। ऐसा एक भी इंसान नहीं जो सब्जियों की खेती करता हो अपनी छत पर, और तुमने एक तरफ फूलों का बगीचा और दूसरी तरफ सब्जियों की खेती कर डाली। देखो कितने सुंदर लग रही है ये सब। वैसे कौन कौन सी सब्जी उगाई है तुमने? फूल निकल गए हैं, कुछ दिन में सब्जियां भी आ जाएंगी, फिर खुद ही देख लेना। गांव की लड़की होने का यही फायदा, खेती बाड़ी और घर के कामों में तुम लड़कियां बड़ी तेज रहती हो। वैसे मेरी माँ कहती है कि खेत की सब्जियों का स्वाद अलग ही होता है। जब सब्जी उगे ना तो मुझे भी अपनी उगाई ये सब्जी देना, मुझे भी घर पर उगाई सब्जी खानी है।
हाँ हाँ, क्यों नहीं। पूजा पौधों को पानी देकर नीचे जाती है और देखती है कि उसके जेठ जी अपनी जेठानी पर नाराज हो रहे हैं और उस पे चिल्ला रहे हैं। अरे पता नहीं तुम सारा दिन करती क्या हो, न तो मेरे कपड़े इस्त्री करती हो, न मेरी फाइलें संभाल कर रखती हो, न ही मेरा लंच पैक करती हो। अरे माना कि घर में नौकर है, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि अपने सारे काम नौकर से ही करवाता रहूं। तुम्हारी वजह से ठंड से जान जा रही है मेरी। भैया आप दीदी पर नाराज मत होइए। मैं आपकी एक ड्रेस प्रेस कर दी थी, बस दीदी को देना भूल गई थी। रुकिए मैं अभी लेकर आती हूँ। सीख लो कुछ अपनी देवरानी से। छत पर सब्जियों की खेती भी कर रखी है, हमें गलत साबित करने के लिए, अपने पापा का मान बढ़ाने के लिए। घर भी संभालती है और एक तुम हो, तुमसे एक काम नहीं होता। सही कहती थी दादी, गलती वरुण ने नहीं मैंने करी, तुम जैसी शहरी लड़की से शादी करके। पूजा बात को संभाल लेती है और जल्दी एक प्रेस की हुई ड्रेस लाकर उसे दे देती है। उसके बाद विकास तैयार होकर चला जाता है। देखते ही देखते कुछ हफ्ते और बीत जाते हैं और उसकी छत पर हरी भरी सब्जियां उगाती हैं, जिसे वो अपनी दादी, सास और बाकी घर वालों को दिखाती है। ये देखो आप, मिर्च, टमाटर, पालक और गाजर कितने अच्छे से हो गए। अगर मुझे और जगह मिलती ना तो मैं और सब्जी की खेती कर देती। अगर मेरे पापा जिंदा होते तो वो बहुत खुश होते। अब मैं आपको खुद के खेत की तोड़ी हुई सब्जियां बनाकर खिलाती हूँ और उनका स्वाद देखना। हाँ, पर जब मैं तोड़ूंगी तो थोड़ी गंदगी हो जाएगी। अरे हो जाएगी तो हो जाने देना। सबको पता है इस घर में जितनी सफाई तुम रखती हो उतनी सफाई कोई नहीं रखता। क्यों भाभी, सही कहा ना मैंने? वरुण के सामने कोई कुछ नहीं कहता और सब मुंह बनाकर सब नीचे आ जाते हैं। कुछ ही देर में जब पूजा सब्जी बनाती है तो उसकी खुशबू आसपास के पड़ोसियों तक जाती है और आशा की पड़ोसन शांति उनके घर आती है। लगता है आज बहू ने खुद की खेत की तोड़ी हुई सब्जी बनाई है। वैसे मैं छत से देखती हूँ तुमने सब्जियों की खेती तो बड़ी अच्छी करी है बहू। थोड़ी सी सब्जी मुझे मिल सकती है? हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं। आखिर इतने बड़े बंगले की छत है हमारी और बहू ने बहुत दूर तक सब्जियों की खेती कर रखी है। एक दिन में हम इतनी सब्जियां खा नहीं पाएंगे और 3-4 दिन में सब्जियां पक जाएंगी, बर्बाद हो। उससे अच्छा है ना कि आस पड़ोस के लोग भी खेत की तोड़ी हुई सब्जियों का इस्तेमाल कर सके। हाँ, वैसे सब्जी की खुशबू तो सच में बहुत अच्छी आ रही है दादी। मैं ऊपर से सब्जी तोड़ कर लाती हूँ। तुरंत काजल छत पर जाती है और कुछ गाजर, मिर्च, टमाटर तोड़कर अपनी पड़ोसन को दे देती है। उसके बाद सभी घर वाले घर में उगी सब्जी खाते हैं और उसका स्वाद सच में काफी हटकर होता है। बहू, सही कहा था तुमने। पूजा बहू, शहरी सब्जियों में वो दम नहीं जो खुद की उगी हुई सब्जियों में है। सही कहते हैं लोग, शहर में तो आर्टिफिशियल बनावटी नकली सब्जी मिलती है, तभी तो वो बिना सीजन के भी मिल जाती है। चलो, तुम लोगों को अकल तो आई कि बहू गांव की गवार नहीं बल्कि समझदार है। अकल तो आएगी ना। इस ठंड में हम सबकी हालत कितनी बुरी हो जाती है। नाम के लिए हम इतने अमीर हैं, पर पैसा खर्च करके भी अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख पाई। पर बहू ने इस सर्दी में हम सबको इतने अच्छे से ध्यान रखा और उसकी बनाई काढ़ा की वजह से हम सभी के हाथ पैर काम कर पा रहे हैं। शादी के 4 महीने बाद पहली बार सभी घर वाले पूजा की तारीफ करते हैं और जब सबको पूजा की सब्जियों की खेती करने का राज पता चलता है तो वो लोग भावुक हो जाते हैं। बहू, तेरे पिताजी चाहते थे कि तू खेती करे, इसलिए तेरी रुचि इतनी ज्यादा है खेत में। अब समझ में आया कि उस दिन तू क्यों मुझसे इजाजत ले रही थी कि तू सब्जियों की खेती कर सकती है या नहीं। पर जो भी कहो, भगवान चाहता था कि तू अपने पापा का सपना पूरा करे और इसी तरह आने वाली जिंदगी में भी सब्जी की खेती करे। तभी तो ऐसे हालात बने कि तेरे ससुराल वालों ने खुद तुझे इसकी इजाजत दे दी। सच जानने के बाद सभी का प्यार पूजा के लिए और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और अब पूजा अकेले अपनी सब्जी के खेत की सिंचाई करती है, बल्कि सभी घर वाले भी उसकी मदद करते हैं। वहीं काजल खाद लाकर पूजा को देती है और पूजा पौधों में पानी दे रही होती है। भाभी ये देखो, मैं खाद लेकर आई हूँ, आप जल्दी से खाद डाल दो। कल मैंने इन पौधों पर कुछ कीड़े भी देखे थे, उसे हटाना पड़ेगा, नहीं तो वो सारे पौधे खराब कर देंगे। काजल, खाद से कुछ नहीं होगा, इन कीड़ों को हटाने के लिए केमिकल चाहिए। पूजा, थोड़ी सी रिसर्च खेतों को लेकर मैंने भी रात को की और देखो मैं केमिकल लेकर आ गया हूँ। और काजल, तुम सभी घर वालों को छत पर बुलाओ, आज हम सब छत पर एक साथ ही चाय पियेंगे और मुझे सबको इसे कुछ बात भी करनी है। काजल तुरंत अपने घर वालों को छत पर बुलाती है और जब पूरा परिवार छत पर खड़े होकर सब्जियों के खेत को देख रहा होता है तो वे देखते हैं कि कुछ सब्जियां खराब हो रही हैं और पूजा परेशान है। तभी विकास वरुण से बात करता है, जिसके बाद वरुण और विकास घर वालों से कहते हैं, पूजा अपने खेत का इतना ख्याल रखती है पर फिर भी कुछ ना कुछ दिक्कत आ ही रही है, इसलिए मैंने और भैया ने सोचा है कि हम पूजा को आगे पढ़ाएंगे। हाँ, कैसी बात कर रहा है बेटा, बहू को पढ़ाएंगे? अरे बहू अब इस उम्र में पढ़ेगी। हाँ हाँ पापा, मैं पढ़ना चाहती हूँ,
और अपने पापा का सपना पूरा करना चाहती हूँ। क्या मैं अपनी आगे की पढ़ाई फार्मिंग में कर सकती हूँ? हाँ पूजा, बिल्कुल कर सकती हो। इसलिए तो हम तुम्हें आगे पढ़ाना चाहते हैं, पर तुम्हारी गैर मौजूदगी में हम तुम्हारी तरह तुम्हारी सब्जियों की खेती का ख्याल नहीं रख पाएंगे। पर हमारा तुमसे वादा है, जब तुम अपना कोर्स पूरा करके आओगी तो ये पूरा छत तुम्हारी होगी। तुम आराम से यहाँ पर सब्जी की खेती करना। अपने घर वालों के इस फैसले से पूजा काफी खुश होती है और अपनी पढ़ाई शुरू करती है, और पढ़ाई पूरी होने के बाद अपने बड़े से बंगले की छत पर सब्जियों की खेती करती है और अपने पिता के सपने को पूरा करती है।